नमस्कार किसान साथियों, आप सभी देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। इस कार्यक्रम के माध्यम से कृषि जगत में होने वाली तमाम जानकारियां लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे आलू के बारे में, आलू की बुआई के बारे में, आलू की बुआई के पहले शस्य क्रियाएं एवं किस्मों का चुनाव के बारे में। लेकिन सबसे पहले हर बार की तरह आइए देखते हैं खबरें खेती की। दर्शकों नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले नजर डालेंगे आज के मुख्य कृषि समाचारों पे। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत किसानों को यूरिया उपलब्ध कराएगी सरकार। पशुओं में अड़हिया रोग से बचाव हेतु बरते सावधानी। और किसानों के लिए बेहद उपयोगी है लेजर लैंड लेवलर मशीन। किसान भाई बहनों, आमतौर पर हमें कृषि में यूरिया खाद की कमी झेलनी पड़ती है या फिर कालाबाजारी के कारण इसका मूल्यवर्धन ज्यादा हो जाता है। ऐसे में जीरो टॉलरेंस नीति के अंतर्गत राज्य सरकार अब यूरिया उपलब्ध कराएगी। इस नीति के अंतर्गत सभी किसानों को यूरिया खाद उपलब्ध होगा, जिससे खाद विक्रेता गड़बड़ी नहीं कर सकेंगे। जो खाद आपूर्ति से संबंधित कितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो हमारे जिला कृषि पदाधिकारी हो या उसके नीचे जो कृषि समन्वयक या किसान सलाहकार हो या जो कंपनी के खाद आपूर्ति करने वाले कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या डीलर्स हैं, सभी लोगों से हम लोगों ने एक शपथ पत्र लिए हैं कि हम उचित दाम पर बेचेंगे। जो जैसे यूरिया का दाम है एक बोरा का 265 रुपीज़, 265 रुपया, तो उसी रेट पर ही हम बेचेंगे, ये शपथ पत्र लिए हैं। पशुपालक भाई बहनों, वर्तमान समय में तापमान में उतार चढ़ाव के कारण पशुओं में अड़हिया रोग के प्रकोप की संभावना रहती है। इस रोग के प्रमुख लक्षणों में बहुत अधिक बुखार, जिसका प्रकोप 2.5 से 3 दिनों तक रहता है। पशुओं का खाना पीना धीरे धीरे कम होता है, फिर वे पूर्ण रूप से खाना पीना बंद कर देते हैं। दुधारू पशुओं का दूध सूख जाता है। पशुओं के जोड़ों में दर्द रहता है, जिसके कारण वह ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते हैं। इसके लक्षण दिखाई देते ही पशु चिकित्सक से तत्काल संपर्क करें। इस अड़हिया रोग में पशु को बुखार हो जाता है और काफ़ी पशु जो है खाना पीना छोड़ देती है, नाक से पानी बहता है, छींक आता है और सर्दी खांसी के लक्षण जो है वो लगभग 2.5 दिन तक बने रहते हैं। इसलिए इस बीमारी को अड़हिया रोग कहा जाता है। और ऐसे तो ये बीमारी कोई ख़तरनाक नहीं है, परंतु थोड़ा सा पशुओं को ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। स्प्रिंकलर सिंचाई तकनीक ड्रिप सिंचाई की तरह ही बूंद बूंद सिंचाई तकनीक है। इसे बौछारी सिंचाई भी कहा जाता है। इसमें पानी पौधों के जड़ों में नहीं जाकर वर्षा के फुहारों की तरह गिरता है। यह सिंचाई करने का आधुनिक तरीका है। इसमें छिद्र वाली नदियों से जल का प्रवाह किया जाता है और फिर फुहारों की तरह पानी की बूंद पौधों पर गिरती है। स्प्रिंकलर तकनीक सिंचाई करने की एक उन्नत साधन और तकनीक है, जिसके माध्यम से सिंचाई ऐसे की जाती है मानो बरसात हो रही हो। देश में इसको फव्वारा सिंचाई भी कहते हैं। इसके अंतर्गत ट्यूबवेल, टंकी या तालाब से पानी को पाइपों के द्वारा खेत तक ले जाते हैं और वहां पर उन पाइपों के ऊपर नोजल फिट कर दी जाती है। इन्हीं नोजल से पानी फसल के ऊपर इस तरह गिरती है मानो बरसात हो रही हो, जिससे पूरी फसल को एक समान पानी प्राप्त होता है। पानी के प्रेशर के आधार पर स्प्रिंकलर को 3 भागों में बांटा जा सकता है: रेन गन स्प्रिंकलर, मध्यम फव्वारा या फव्वारा स्प्रिंकलर और माइक्रो स्प्रिंकलर या सूक्ष्म फव्वारा। किसान भाई बहनों, मशरूम की खेती कम स्थान में और कम लागत में बेहतर लाभ देने वाली मानी जाती है। ऑयस्टर मशरूम का उत्पादन भी ऐसा ही है। ऑयस्टर मशरूम को आप कच्चे माल के अलावा सुखाकर या पाउडर बनाकर भी बेच सकते हैं। लालगंज वैशाली की महिला किसान संगीता कुमारी इसी से जुड़कर समृद्धि के नए सोपान छू रही है। आइए उनसे ही जानते हैं उनके सफलता की कहानी। हम ऑयस्टर मशरूम की खेती करते हैं और ठंडा में किंग ऑयस्टर करते हैं, अभी गर्मी में मिल्की करेंगे। क्या और आपको लागत ये सब करने में लगा था? लागत हम जितना लगाते हैं उससे
2 गुना हमको मुनाफा होता है। जैसे 20,000 लगाएंगे तो हमको 60,000 मुनाफा होगा। लेज़र लैंड लेवलर को लेज़र समतल भी कहा जाता है। यह मशीन किसानों के लिए बेहद उपयोगी है, विशेषकर ऐसे किसानों के लिए जिनके खेत पूर्ण रूप से समतल नहीं हैं, उबड़ खाबड़ हैं, जिससे उन्हें फसल बोने, उर्वरक व पानी देने आदि कार्यों में काफ़ी परेशानी होती है। ऐसे खेतों को खेती लायक बनाने का काम इस लेज़र लैंड लेवलर मशीन की सहायता से किया जाता है। इस मशीन का काम भूमि को समतल बनाना है ताकि उस भूमि पर खेती करना आसान हो जाए। इससे फसल पर समान रूप से सिंचाई होती है, जिससे पानी की बचत होती है। इसके साथ ही खाद और ईंधन की भी बचत होती है। और अब जानते हैं क्या है आज का मंडी भाव। आइए अब आपको लेकर चलते हैं पटना के अंटा घाट हरी सब्जी मंडी, जहां जानेंगे सब्जियों के ताज़ा भाव। टमाटर 4,000 रुपये प्रति क्विंटल, परवल 5,000 रुपये प्रति क्विंटल, शिमला मिर्च 4,000 रुपये प्रति क्विंटल और पत्ता गोभी 3,000 रुपये प्रति क्विंटल। और अब समय है मौसम पूर्वानुमान का। मौसम पूर्वानुमान में बताया गया है कि कल राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात है, बड़े परेशान दिख रहे हो? सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3,000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़ें। अभी आप रूबरू हो रहे थे खबरें खेती से, जैसे कि आपने उसमें देखा उन्नत प्रभेदों के बारे में, ले मौसम के मिजाज के हाल और साथ ही साथ मंडी भाव में जाना ताज़ा फलों और सब्जियों के भाव। अब आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आलू की बुआई के पहले शस्य क्रियाएं एवं किस्मों के चुनाव के बारे में। किसान भाइयों नमस्कार। आज हम एक ऐसी फसल के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं जो अर्ध गलनशील सब्जी फसल है और इसकी हर एक कंद बूढ़े और बच्चों के लिए काफ़ी पोषककारी है। और दर्शकों, इस फसल को अकाल नाशक फसल के नाम से जाना जाता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि कौन सी फसल है? जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं आलू के संबंध में और आज का हमारा विषय है आलू की बुवाई से पूर्व शस्य क्रियाएँ तथा किस्मों का चुनाव। और इसके लिए हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर सरला यादव जी, जो कि वैज्ञानिक हैं केंद्रीय अनुसंधान केंद्र पटना। सरला जी, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सरला जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आलू की खेती के लिए या क्या क्या खेत की तैयारियां करनी पड़ती हैं, ये हमारे दर्शकों को बताएंगे। जैसा कि रिंकू जी ने बताया कि आज हम आलू के बारे में बात करने जा रहे हैं। आलू बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जी फसल है और इसमें खेत की तैयारी करने के लिए सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा कि जो भी खेत का आप चुनाव कर रहे हैं
उसमें बहुत सारे रोग ना हों, मतलब फसल में रोग ना आते हों। यदि आप नए खेत का चुनाव कर रहे हैं तब भी अच्छा है, और अगर पहले आपने फसल ले रखी है तब भी ठीक है। उसके बारे में आपको ज्ञात होगा कि उसमें रोग या खरपतवार हैं कि नहीं। तो इसके लिए हमें तैयारी जो है गर्मियों से ही शुरू कर देनी चाहिए, जैसे मई जून के महीने में। यानी कि जो मई जून के महीने में हमें गहरी जो है जुताई कर देनी चाहिए। उससे क्या होगा, जो मिट्टी है उसका सौरीकरण हो जाता है, मतलब जिसको कहते हैं कि सोलराइजेशन ऑफ सॉयल। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो कीट होते हैं, उनके अंडे, उनके लार्वी, वो गर्मी के कारण ख़त्म हो जाते हैं। बहुत सारे खरपतवार के बीज नष्ट हो जाते हैं, बहुत सारे रोग होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो बहुत आसानी से नेचुरल वे में हम उसको जो है सॉइल को, जो हमारी मिट्टी है उसको हम शुद्ध कर सकते हैं। दूसरा आता है कि जून में लगभग जो है जून के अंतिम सप्ताह में मानसून आ जाता है, तो हमें उस समय हरी खाद के रूप में ढैंचा बो देना चाहिए। और ढैंचा का जो मैं आपको बीज दर है वो बताऊंगी कि 50 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से, जो अगर आप हरी खाद के लिए बो रहे हैं तो ये होगा। और अगर आप उसका बीज भी बनाना चाहते हैं तो 20 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से बो दें। तो खेत का कुछ हिस्सा जो है बीज के लिए रख लें और कुछ जो है हरी खाद के लिए, उसको पूरा बो दें। और बोने का तरीका है कि आप जो है आसानी से उसका छिड़काव कर दीजिए, ऐसा नहीं कि पंक्ति में बोना है। तो और ढैंचा ऐसी फसल है जो पानी पाते ही उगाती है, उसमें किसी प्रकार का कोई उर्वरक नहीं देना आपको, ना सिंचाई करनी है, क्योंकि बारिश होती ही रहती है मॉनसून में। मैम, हमारा अगला प्रश्न होगा कि आलू की बुवाई किस प्रकार करें, और किस्मों का चयन एक काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, तो उस संबंध में भी हमारे किसान भाइयों को बताएंगे। आलू की बुआई के लिए जो सबसे उपयुक्त समय होता है वो सितंबर के अंतिम सप्ताह से शुरू हो जाता है और दिसंबर तक रहता है। आप सोच रहे होंगे कि इतना लंबा समय कैसे, क्योंकि आलू जो है काफ़ी कुछ जगह जो है 2 फसलें ली जाती हैं। तो इसमें क्या है, अगेती फसल भी बो सकते हैं, मुख्य फसल भी ले सकते हैं, और जो है पिछेता फसल भी ले सकते हैं। तो अगेती मतलब जैसे पहले अर्ली फसल, तो इसके लिए क्या होता है, ये ज़्यादातर खाने के लिए की जाती है। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो कि खाने के अलावा बीज फसल भी उगाते हैं। तो दोनों का मैं तरीका आपको बताऊंगी। तो अगेती आपको हमेशा खाने के लिए लेना है, और ये फसल जो है सितंबर के अंतिम सप्ताह में बो दी जाती है। कुछ किस्में हैं जिनके बारे में बताऊंगी, जिनको आप अगेती फसल के रूप में ले सकते हैं, जैसे कि कुफरी ख्याति, एक जो है सफ़ेद रंग की आलू की किस्म है। दूसरा है कुफरी सुख्याति, उसी का एक क्लोन है। और कुफरी अशोक है, कुफरी पुखराज है। बिहार और झारखंड में कुफरी पुखराज तो बहुत ही ज़्यादा फेमस, जिसको कहते हैं प्रसिद्ध आलू की किस्म है। बहुत अधिक पैदावार होती है, कंद भी इसके अच्छे होते हैं, तो इनको अगेती फसल के रूप में आप ले सकते हैं। अब आते हैं मुख्य फसल में। मुख्य फसल में आप लाल रंग का आलू भी ले सकते हैं, सफ़ेद भी ले सकते हैं, बैंगनी भी ले सकते हैं। बैंगनी आलू तो अब काफ़ी कुछ जो है बाज़ार में आने लगा है। और जो बैंगनी आलू है उसकी जो मुख्य किस्म है कुफरी नीलकंठ, इसकी पैदावार बहुत अच्छी है। 25 टन से लेकर के 40 टन तक है इसकी पैदावार। अगर अच्छा फसल का रखरखाव करेंगे तो 40 टन तक प्रति हेक्टेयर की दर बता रही हूँ मैं, तो मिल सकती है। दूसरा, लाल किस्मों में कुफरी मानिक इस समय एकदम नई किस्म है और बहुत अच्छा रंग है, बिल्कुल लाल है, बहुत ही अट्रैक्टिव कलर है इसका। दूसरा है कुफरी केसर है, कुफरी सिंदूरी जो कि बिहार में अभी काफ़ी एरिया में उगाई जा रही है। और सफ़ेद में फिर वही आ जाती हैं, कुफरी पुखराज को जो है मुख्य फसल के रूप में ले सकते हैं, कुफरी अशोक भी ले सकते हैं, और कुफरी बहार इस समय जो है उत्तर प्रदेश में काफ़ी फेमस है, तो उसको भी ले सकते हैं, अच्छी फसल है, हिमालिनी है। और पिछेता के रूप में 2 किस्में मैं आपको बताऊंगी, कुफरी सिंदूरी जो कि लाल है और कुफरी बादशाह। ये इन दोनों किस्मों में जो है अधिक वातावरण का जो तापमान है वो अधिक भी हो जाता, तब भी इसकी पैदावार अच्छी होती है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आलू जो है शीत ऋतु की जो है सब्जी है। अगर इसे शीत ऋतु में ही उगाएंगे तब भी अच्छी पैदावार देगा, बाकी गर्मियों में इसे नहीं उगा सकते हैं। तो ये जो बाद की जो 2 किस्में हैं सिंदूरी और बादशाह, ये आप जो है अप्रैल तक इनकी खुदाई कर सकते हैं और बुवाई दिसंबर के अंतिम सप्ताह से लेकर जनवरी के प्रथम सप्ताह तक कर सकते हैं। तो ये बुवाई के बारे में था, और किस्मों के बारे में भी मैंने आपको साथ ही में बता दिया है। मैडम, आपने कहा कि जैसे आप केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र से संबंधित है, वहाँ वैज्ञानिक है, तो ये है कि आपके यहाँ बहुत सारी उन्नत किस्में हैं, और किसान भाई हमारे जो हैं किस प्रकार
आपके यहाँ से संपर्क करें, उनको उन्नत किस्में प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी प्रक्रियाएं से गुजरना है और कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं, इसके बारे में आप बताएंगे। जैसा कि आपने पूछा कि जो उन्नत किस्में हैं वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जो हमारा अनुसंधान केंद्र है उसके विभिन्न जो है मतलब के जगह जगह पर पूरे भारत में जो है अनुसंधान संस्थान केंद्र खुले हुए हैं। तो जो पूर्वी क्षेत्र के लिए हम पटना में हमारा केंद्र स्थित है। यहाँ पर किसान भाई बंधु खुद आकर के जो है अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और उन्नत किस्मों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि उन्हें लाल कंद का आलू की किस्म चाहिए तो उसके लिए काफ़ी कुछ जो है किस्में उपलब्ध हैं, सफ़ेद भी उपलब्ध हैं, बैंगनी भी उपलब्ध हैं। तो इसके लिए पहले रजिस्ट्रेशन कराना होता है। जब हमारे यहाँ खुदाई होती है फरवरी के अंतिम सप्ताह से मार्च तक होती है, तो उस दौरान आकर के रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और फिर उसको कोल्ड स्टोर में ले जाकर रख सकते हैं। यदि आपके यहाँ कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं है तो हम लोग रख देते हैं और फिर जब बुआई करनी हो उसके पहले आप ले जा सकते हैं। मैम, हमारा अब आपसे अगला प्रश्न होगा कि आलू की बुआई में शस्य क्रियाएँ कौन कौन सी हैं, इस संबंध में हमारे जानकारी देंगे। आलू की फसल जो है पंक्ति में बोई जाती है और हमेशा जो है जो पंक्ति होती है वो रेज्ड बेड मतलब उठा हुआ बेड होता है, तो उसमें बुआई की जाती, फ्लैट बेड में नहीं की जाती। तो उसमें जो है जो पंक्ति से पंक्ति की दूरी रखनी है वो आप 50 से 60 सेंटीमीटर रख सकते हैं और कंद से कंद की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर रख सकते हैं। यदि कंद बड़ा है तो दूरी थोड़ा बढ़ा दीजिए, यदि छोटा है तो 10 से लेकर के 15 सेंटीमीटर तक जा सकते हैं। फिर बुआई के बाद जो है हमको, अगर हम बुआई से पहले उसमें थोड़ा पानी दे देते हैं तो अच्छा होता है, जमाव अच्छा होता है। नहीं दे पाते हैं तो आप तुरंत उसकी सिंचाई कर दें। और यदि खरपतवार की समस्या है तो गोल जो है एक दवा होती है, उसको आधा लीटर दवा लीजिए और 1000 लीटर पानी में घोल करके प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर देना चाहिए, तो इससे खरपतवार कम होते हैं। दूसरा आता है 25 से 30 दिन के बाद जो है उसकी निराई गुड़ाई ज़रूर करवा लेनी चाहिए श्रमिकों से। करवाने के बाद जो है उर्वरक, यदि आप रासायनिक उर्वरक इस्तेमाल कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि कुछ जो भी रिकमेंडेड डोज़ है उसके अनुसार करना चाहिए, ज़्यादा नहीं करना चाहिए। तो मैं डोज़ बता देती हूँ आपको। उर्वरक जो है 150 किलो नाइट्रोजन, 80 किलो फॉस्फोरस और 60 किलो पोटेशियम, ये जो है उर्वरक डालते हैं। और आधा नाइट्रोजन जो है बुआई से पहले जब खेत की तैयारी करते हैं, और पूरा फॉस्फोरस और पूरा पोटेशियम खेत की तैयारी के समय ही डाल देते हैं। यदि गोबर या कंपोस्ट उपलब्ध है तो 25 से 30 टन गोबर या कंपोस्ट आप डाल सकते हैं खेत की तैयारी के समय ही। फिर जब 25 से 30 दिन के बाद आप निराई गुड़ाई कर देते हैं तो जो बाकी जो बचा हुआ आधा नाइट्रोजन है जो कि आप यूरिया के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो उसको जो जहां आलू की आपने बुआई की है जिस पंक्ति में, उसके किनारे किनारे हाथ से उसको जो है डाल देते हैं और फिर मिट्टी चढ़ा देते हैं। सरला जी, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे किसान भाइयों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अभी आप जानकारी ले रहे थे आलू की बुआई की किस्मों एवं शस्य क्रियाओं के बारे में। अब आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हम जैविक खेती के बारे में। इस खास विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर रामाकांत सिंह, विषय वस्तु विशेषज्ञ, केवीके, विक्रमगंज, रोहतास। सर, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले हमें ये बताएं कि जैविक खेती क्या है। जैविक खेती जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जीवों के साथ खेती, यही जैविक खेती है। इसके लिए हमें बहुत ही ज़रूरी पड़ जाता है कि हम अपने मिट्टी में जीवों को कैसे बढ़ाएं
और जो भी रासायनिक उर्वरक या रसायनों का प्रयोग हो रहा है अंधाधुंध, उसको हम कैसे कम से कम उपयोग करें जिससे कि हमारा उत्पादन बहुत अच्छे क्वालिटी का प्राप्त हो। इसके लिए किसान भाई हमारे बहुत मेहनत करते हैं और पहले हमारी आवश्यकता थी कि हम अधिक से अधिक अन्न उपजाने के लिए बहुत सारे जो भी रसायन का रिकमेंड किया गया उसका हम लोग प्रयोग करें, लेकिन आज हमें ज़रूरत है कि गुणवत्ता युक्त उत्पाद को हम लें जिससे कि हमारे बहुत सारे रोगों से निजात मिल सके। इसके लिए जीवों के साथ हम खेती करते हैं, यानी कि जिस कम से कम रासायनिक उर्वरक, कम से कम पेस्टिसाइड इसका हम उपयोग करें जिससे कि हमारा जो उत्पाद हो अच्छी मात्रा में और अच्छी क्वालिटी का प्राप्त हो। आज देखते हैं कि हम लोग विभिन्न रोगों से ग्रसित इसलिए हो जाते हैं कि जो भी पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है उस निश्चित एक अन्न में वो सभी सारे पोषक तत्व वहाँ पर पहुँच नहीं पाते हैं। इसके लिए सरकार भी, हमारे बिहार सरकार भी आज बहुत ही जागरूक हुई है और 13 जिलों में जैविक खेती पर एक प्रबंधन भी चल रहा है और किसानों का समूह बनाकर उसमें जैविक खेती की तरफ भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो ये जैविक खेती को समझने के लिए सबसे बहुत ज़रूरी है कि हम इसमें रसायनों का इस तरह से बैलेंस, संतुलित मात्रा में प्रयोग करें जिससे उसकी कम से कम ज़रूरत हो, तब हम जैविक खेती का आधार को समझ पाएंगे। बहुत अच्छी बात बताई आपने जानकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसकी शुरुआत कैसे करें किसान भाई हमारे? किसान भाइयों से अनुरोध है कि इस जैविक खेती की शुरुआत करने के लिए सबसे पहला काम मिट्टी का जांच अपने ज़िले में अवस्थित कृषि विज्ञान केंद्र से करा लें और उसमें प्राप्त परिणामों के आधार पर कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है उसको हम कैसे आपूर्ति करें, वो अपने दिमाग में बैठा लें कि हमको कैसे उसको देना है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि जैविक खेती जब शुरू करेंगे तो 2-3-4 इनपुट है जिसको हम लोग आपस में बना कर रखेंगे। पहला हम लेते हैं कि जो आपके खेत में फसल अवशेष बचेंगे आप उसको उसी खेत में मिला देना है। दूसरा काम आप करना है कि आप अपने घर पर ही जो भी जानवर रखे हुए हैं उससे प्राप्त हुए गोबर से हम उससे वर्मी कंपोस्ट, एक बहुत ही ज़रूरी और सामान्य तौर पर पैदा होने वाला जिसको जैविक खाद के नाम से भी मार्केट में मिल रहा है, तो उसको अपने घर पर ही बना लें कम से कम लागत में। इसके अलावा हम जब फसल की शुरुआत करने का सोच रहे हैं तो खरीफ से पहले, यानी कि जब हमारी जायद की फसल कट रही है उसके दोनों के बीच में हम हरी खाद का प्रयोग करें और हरी खाद में सनई, ढैंचा, मूंग लगाएं और लगाकर उसको मिट्टी में मिला दें। तो ये चार एस्पेक्ट को आप लेकर चलते हैं तो निश्चित रूप से हमारी मिट्टी के स्वास्थ्य भी सुधरेगा। और इसके बाद अगर हम गोबर का उपयोग कर लिए हैं, सनई, ढांचा का उपयोग कर लिए और फसल अवशेष मिट्टी में मिला दिए तो आपके खेत में सारे पोषक तत्वों का लगभग 30 से 35% पहुँच गया है। तो यानी कि जो आपको कुल उर्वरक देना है उसमें 30 से 35% आप कम देंगे तभी आपकी आपूर्ति बहुत अच्छा होगी। इसके साथ साथ आपसे हमारा अनुरोध है कि जितने भी जैव उर्वरक वाले जो जीवाणु वाले खाद होते हैं, जिसके जैसे धान की फसल है उसके लिए एजेटोबैक्टर चाहिए, हमारे दलहनी फसलें हैं उसमें राइजोबियम चाहिए, ये सारी जैव उर्वरक से हम बीज का उपचार कर लें। बीज का उपचार करने के बाद पुनः खेत में लगाएंगे तो शेष अवशेष जो हमारे पास लगभग 60% उर्वरक देने की ज़रूरत पड़ेगी उसे हमें अभी पहले 3 साल तक रसायन पर निर्भर हम पहुंच सकते हैं, लेकिन आपको प्रयास करना है कि उस 60% की भी आपूर्ति हम विभिन्न जैव माध्यमों से कर लें। सर, जाते जाते किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे? किसान भाइयों से हमारा विनम्र अनुरोध है कि जैविक खेती की तरफ बढ़ें और जितने भी रोग और जीवाणु लगते हैं उस स्थिति में अपने गौमूत्र का सहारा लें। गौमूत्र लेकर उसमें बहुत जो भी नीम और धतूरा ये सभी हैं 2-2 किलो की मात्रा से मिलाकर के 15 दिन सड़ा लें। सड़ा करके उसका अगर स्प्रे सिर्फ करते हैं तो बहुत सारे जीवाणु और पैथोजन्स हमारे वहीं पर समाप्त हो जाएंगे। इस तरह से अगर हम जैविक खेती की तरफ बढ़ते हैं तो 3 साल बाद उनका टेस्ट होगा। टेस्ट के बाद जब रजिस्ट्रेशन होगा तब हम लोग जैविक जो भी उत्पाद हमारा आएगा उनको अच्छा मूल्य भी मिलेगा, उनके पास एक सर्टिफिकेट भी होगा जिससे जैविक उत्पाद हम कहेंगे, उनका अच्छा मार्केट भी मिलने की संभावना है। जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी का हमारा ये सपना है जिसको हम लोग पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, हमारे इस कार्यक्रम में आए किसान भाइयों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आज के हमारे कार्यक्रम में दी गई तमाम जानकारियाँ आपके लिए बहुत ही लाभकारी रही होंगी।
ऐसे ही जानकारियों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे हमारे कार्यक्रम के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।